कल्पना कीजिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार किसी टोल प्लाजा पर पहुंचती है और बिना किसी इंसान के दखल के कार का अपना अंदरूनी सॉफ्टवेयर टोल का भुगतान कर देता है। और वो भी अपने खुद के डिजिटल वॉलेट से? बिल्कुल, ये वो पैसा है जो उस कार ने दिन भर एक टैक्सी के रूप में काम करके खुद कमाया है। बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है और किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? एकदम। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम उसी तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जो इस तरह की दुनिया की नींव रख रही है। आज की हमारी रिसर्च और जमा किए गए स्रोतों का विषय है क्रिप्टो। और हाँ, शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि आज की ये चर्चा किसी तरह की निवेश की सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना ही ये रातों रात अमीर बनने की कोई योजना है और ना ही कोई डर फैलाने वाली बात है। सही कहा। हम बस अपने स्रोतों के आधार पर उस तकनीक और उसके पीछे के तर्क का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, जिसने इंटरनेट की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि जब भी हम क्रिप्टो शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ बिटकॉइन आता है या फिर स्कैम और भारी उतार चढ़ाव की बातें आती हैं? ये विषय इतना डरावना क्यों लगता है? देखिए, इसका मुख्य कारण है इस शब्द का गलत या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। असल में क्रिप्टो शब्द उन प्रणालियों या सिस्टम्स के लिए है जहां क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क के नियमों का इस्तेमाल करके डिजिटल वैल्यू बनाई जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। अगर हम आज के इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट तो पहले से ही इतना शानदार काम कर रहा है, तो फिर इस नई तकनीक की जरूरत क्या है? इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज का इंटरनेट असल में किस काम के लिए बना था। इंटरनेट हमेशा से जानकारी इंफॉर्मेशन के लेन देन में बेहतरीन रहा है। हाँ, जैसे फोटो या ईमेल भेजना। बिल्कुल। जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में कोई तस्वीर या पीडीएफ फाइल भेजी जाती है तो सिस्टम बहुत ही कुशलता से उस फाइल की एक कॉपी बनाता है और उसे आगे भेज देता है। अच्छा, तो जानकारी की नकल करना इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत है। एकदम सही। लेकिन जब बात वैल्यू की आती है, यानी पैसा, संपत्ति या मालिकाना हक, तो ये कॉपी पेस्ट वाली ताकत इंटरनेट की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक मिनट, मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दीजिए। अगर एक फोटो इंटरनेट पर 10 लोगों को भेजी जाती है तो 10 लोगों के पास वो फोटो आ जाती है। ये जानकारी के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर मेरे पास एक डिजिटल 100 रुपए का नोट है और मैं उसे 10 लोगों को उसी तरह भेज दूं तो वो तो नकली नोट छापने जैसी बात हो गई। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर पैसे की कॉपी बन गई तो फिर उस पैसे की कोई अहमियत ही नहीं बचेगी, है ना? बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तकनीकी दुनिया में इसे डबल स्पेंडिंग की समस्या कहा जाता है। डबल स्पेंडिंग यानी एक ही पैसे को 2 बार खर्च करना? हाँ, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सब कुछ सिर्फ डेटा और कोड है, तो ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है कि एक ही डिजिटल सिक्के को कोई 2 बार कॉपी करके खर्च न कर दे। तो फिर अब तक हम इस समस्या को कैसे सुलझाते आए हैं? ऐतिहासिक रूप से हमें हमेशा बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ा है। जब भी आप डिजिटल तरीके से पैसे भेजती हैं तो असल में पैसा इंटरनेट के तारों से उड़कर नहीं जाता। तो क्या होता है? सिर्फ एक संदेश आपके बैंक के सर्वर तक जाता है। फिर बैंक अपने एक बहुत ही सुरक्षित और बंद डेटाबेस में जाकर आपके खाते से पैसे घटाता है और जिसे आपने भेजे हैं उसके खाते में जोड़ देता है। इस बात पर कोई भी आम श्रोता ये सोच सकता है कि भाई, इसमें खराबी क्या है? मेरा बैंकिंग ऐप तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है। मैं चाय की दुकान पर जाती हूँ, एक क्यूआर कोड स्कैन करती हूँ और पलक झपकते ही पैसा चाय वाले के पास पहुंच जाता है। मुझे तो कोई समस्या नजर नहीं आती। तो फिर इस नए सिस्टम की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। शुरुआत में ये प्रक्रिया बिल्कुल जादुई लगती है, लेकिन अगर हम उस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे चल रहे सिस्टम को देखें तो स्रोतों के अनुसार सच्चाई कुछ और ही है। अच्छा, तो पीछे क्या चल रहा होता है? आपका बैंकिंग ऐप या कोई भी आधुनिक पेमेंट ऐप असल में पैसे भेजने का नेटवर्क है ही नहीं। वो सिर्फ मैसेज भेजने का एक बहुत तेज नेटवर्क है। वो आपके बैंक को सिर्फ एक निर्देश देता है। मतलब वो सिर्फ एक इंटरफेस है? बिल्कुल। जो असली सेटलमेंट है, यानी पैसे का असल में एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना, वो आज भी बहुत पुराने, धीमे और केंद्रीय संस्थानों के इर्द गिर्द बने बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। तो जो पैसा तुरंत कटता हुआ दिखता है वो असल में तुरंत सेटल नहीं होता? नहीं, उस पूरी प्रक्रिया में पीछे कई दिन लग सकते हैं और कई बिचौलिए अपना अपना कमीशन भी काटते हैं। यानी हम एक 50 साल पुराने इंजन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और तेज दिखने वाली बॉडी लगाकर उसे चला रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है।
और यहीं पर क्रिप्टो एक वैकल्पिक ढांचा पेश करता है। ये बैंकों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि वैल्यू को सीधे नेटवर्क का हिस्सा बनाने के बारे में है। तो अगर बीच में कोई बैंक नहीं होगा जो हिसाब रखेगा कि किसके खाते में कितने पैसे हैं, तो ये पूरा सिस्टम तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाना चाहिए, है ना? यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र आता है, जिसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। ब्लॉकचेन, ये शब्द तो बहुत सुना है। ब्लॉकचेन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल बही खाता या लेजर है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो तकनीक बैंकों के उस बंद डेटाबेस को उठाकर एक सार्वजनिक और खुले नेटवर्क पर डाल देती है। अच्छा। अब हिसाब किताब रखने वाला कोई एक केंद्रीय बैंक या कोई एक सर्वर नहीं है। इसके बजाय नेटवर्क से जुड़े हजारों या लाखों कंप्यूटर एक ही बही खाते की कॉपी अपने पास रखते हैं। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। अगर दुनिया भर में बैठे हजारों अनजान लोगों के पास मेरे वित्तीय लेन देन के बही खाते की कॉपी है, तो ये तो और भी खतरनाक है। ऐसा लग सकता है, हाँ। कोई भी हैकर या बेईमान इंसान अपने कंप्यूटर में मौजूद कॉपी में बदलाव कर सकता है। वो लिख सकता है कि उसके खाते में अचानक से 1 करोड़ रुपए आ गए हैं। इसे कौन रोकेगा? ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है, और यहीं पर क्रिप्टोग्राफी और कंसेंसस मतलब आम सहमति के नियम काम आते हैं। आम सहमति वो कैसे काम करती है? जब भी नेटवर्क पर कोई नया लेन देन होता है, तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर पर दर्ज नहीं होता। नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक साथ एक गणितीय पहेली को सुलझाते हैं और एक दूसरे के काम की जांच करते हैं। तो वो सब एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं? बिल्कुल, आप इसे हजारों स्वतंत्र ऑडिटर्स के रूप में देख सकती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अपने बही खाते में हेराफेरी करने की कोशिश करता है, तो बाकी के सारे कंप्यूटर तुरंत पकड़ लेते हैं कि उसका हिसाब नेटवर्क से मेल नहीं खा रहा है। अरे वाह! और उस झूठे लेन देन को तुरंत खारिज कर दिया जाता है। इस तरह बिना किसी एक बॉस के पूरा सिस्टम धोखाधड़ी से बचा रहता है। ये तो बहुत ही शानदार तंत्र है। मतलब भरोसा अब किसी एक बड़ी इमारत में बैठे बैंक मैनेजर पर नहीं है, बल्कि वो भरोसा गणित और नेटवर्क के उन सख्त नियमों में ट्रांसफर हो गया है। एकदम सही, और इसीलिए हम इसे जानकारी के इंटरनेट से वैल्यू के इंटरनेट की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग मानते हैं। लेकिन अगर पैसा सिर्फ नेटवर्क पर मौजूद है और किसी एक बैंक के कंट्रोल में नहीं है, तो इससे आम जिंदगी में और क्या नई संभावनाएं खुलती हैं? रिसर्च में एक शब्द का बहुत जिक्र था, प्रोग्रामेबल मनी। ये क्या चीज है? इसे समझने के लिए हमें पैसे को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। अभी तक हम पैसे को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु मानते हैं। हाँ, चाहे वो कागज का नोट हो या हमारे ऐप में दिखने वाला कोई नंबर। बिल्कुल। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में पैसा एक सॉफ्टवेयर कोड बन जाता है। प्रोग्रामेबल मनी का सीधा सा मतलब है कि पैसे में खुद निर्देश या शर्तें लिखी जा सकती हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हम इसे एक कोडिंग वाली वेंडिंग मशीन के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, वेंडिंग मशीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे जब हम किसी मशीन में पैसे डालते हैं, तो अंदर का मैकेनिज्म खुद ये तय करता है कि क्या सही रकम डाली गई है, और अगर हाँ, तो मशीन बिना किसी इंसान के दखल के खुद ब खुद सामान बाहर निकाल देती है। बिल्कुल, वहाँ कोई इंसान खड़े होकर ये नहीं कहता कि हाँ भाई पैसे मिल गए, अब इसे कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो क्या पैसा भी ऐसे ही कुछ कर सकता है? उसी एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। डिजिटल दुनिया में सोचिए कि दो अजनबी आपस में कोई व्यापार कर रहे हैं। मान लीजिए एक फ्रीलांसर ने किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। आज के समय में क्या होता है, उसे काम पूरा होने के बाद इनवॉइस भेजना पड़ता है, फिर कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसे पास करता है, फिर बैंक अपना समय लेता है और तब जाकर कई दिनों बाद पैसे मिलते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया तो बहुत थका देने वाली होती है। लेकिन प्रोग्रामेबल मनी के जरिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, जैसे ही फ्रीलांसर का कोड सिस्टम में सबमिट होगा और पास होगा, सिस्टम की शर्तें पूरी हो जाएंगी और वो डिजिटल पैसा बिना किसी इंसान की अनुमति के अपने आप फ्रीलांसर के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अरे वाह! यानी पैसा एक सॉफ्टवेयर की तरह खुद काम कर रहा है। ये पैसे को एक सक्रिय एजेंट बना देता है। बिल्कुल, और सोचिए इससे सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और कॉमर्स के बीच की रेखाएं कैसे मिट रही हैं। अगर किसी क्रिएटर को सीधे बिना बिचौलियों के पैसे मिल जाएं, तो पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल जाएगा। ये तो पूरी व्यावसायिक दुनिया को पलट कर रख देगा। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारी स्रोत सामग्री में था, डिजिटल मालिकाना हक या डिजिटल ओनरशिप। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। आज हम सब डिजिटल चीजों पर खूब पैसे खर्च करते हैं, है ना? चाहे वो ऑनलाइन फिल्में खरीदना हो या क्लाउड स्टोरेज हो या किसी वीडियो गेम के अंदर खरीदे गए खास कपड़े और हथियारों। बिल्कुल।
लेकिन तकनीकी रूप से वो चीजें हमारी नहीं होती। हम पैसे तो देते हैं, पर असर में मालिकाना हक हमारा नहीं होता। एकदम सही। असल में हम डिजिटल दुनिया में हर चीज सिर्फ किराए पर ले रहे हैं। जब आप किसी डिजिटल स्टोर से कोई फिल्म खरीदती हैं, तो पैसे देने के बावजूद वो फिल्म उस कंपनी के सर्वर पर ही रहती है। हाँ, और अगर कल को वो कंपनी दिवालिया हो जाए तो मेरी खरीदी हुई फिल्म भी गायब। बिल्कुल गायब। या अगर कंपनी किसी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, तो आपका सारा खरीदा हुआ सामान हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि उस डिजिटल वस्तु पर असल नियंत्रण उस केंद्रीय कंपनी का है। और यहीं पर वो क्रिप्टो टोकन की भूमिका शुरू होती है ना? हाँ, अगर कोई डिजिटल संपत्ति ब्लॉकचेन पर दर्ज है, तो वो किसी कंपनी के सर्वर की मोहताज नहीं है। टोकन असल में एक अटूट डिजिटल रसीद की तरह काम करता है, जो ये साबित करता है कि नेटवर्क पर मौजूद उस वस्तु का असली मालिक कौन है। बिल्कुल। और चूंकि ये ब्लॉकचेन पर है, इसलिए कोई भी एक कंपनी या सर्वर उसे मनमाने तरीके से मिटा नहीं सकता। ये डिजिटल दुनिया में सच्चे मालिकाना हक को स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो सच में बहुत क्रांतिकारी है। इससे तो कलाकारों और क्रिएटर्स को अपनी कम्युनिटी पर सीधा नियंत्रण मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। ये सारी तकनीक और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही रोमांचक है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर श्रोताओं के मन में उठता है वो ये है कि इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। ये एक वाजिब सवाल है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है, घर का किराया दे रहा है और कभी निवेश नहीं करता, तो क्या उसे इस बदलाव की परवाह करनी चाहिए? देखिए, तकनीकी बदलावों का एक बहुत ही स्पष्ट नियम होता है। बुनियादी ढांचा हमेशा हमारी आदतों और समझ से बहुत पहले बदल जाता है। मतलब किसी भी तकनीक को सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर आम इंसान उसके पीछे की कोडिंग को समझे। उदाहरण के लिए, जब विदेशों में काम कर रहे लोग अपने घर पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, तो पारंपरिक सिस्टम में बहुत समय लगता है और फीस भी बहुत ज्यादा कटती है। हाँ, मैंने सुना है इसमें कई दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर पीछे काम करने वाला ढांचा ब्लॉकचेन आधारित हो जाए, तो वो लेन देन कुछ सेकंड्स में और नाम मात्र की फीस में हो सकता है। तो आम आदमी को बस सुविधा मिलेगी, उसे तकनीक समझने की जरूरत नहीं है। भारत का अनुभव इस बात को बहुत गहराई से साबित करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो भारत का उदाहरण सबसे सटीक है। हमारी रिसर्च में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। आज से कुछ ही साल पहले तक हर कोई ये मानता था कि भारत पूरी तरह से एक नकद आधारित यानी कैश पर चलने वाली अर्थव्यवस्था है। हाँ, लोगों को लगता था कि डिजिटल चीजें बहुत जटिल हैं। बिल्कुल, लेकिन आज देखिए, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह लोग स्कैन और पे कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस सब्जी वाले ने या आम ग्राहक ने पीछे काम कर रहे पेमेंट प्रोटोकॉल या सर्वर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की। एकदम सही। उन्होंने बस उस सुविधा और उस भरोसे को अपनाया। यही वो बिंदु है जहां सब कुछ साफ होने लगता है। तकनीक जब उपयोगी होती है और परिपक्व हो जाती है, तो वो अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हो जाती है, बहुत खूब। हो सकता है कि भविष्य में लोग अपने फोन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हों और पीछे ब्लॉकचेन काम कर रही हो, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें क्रिप्टो शब्द दिखाई ही ना दें। उन्हें सिर्फ सुविधा दिखेगी। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में भी तो ऐसा ही था। लोगों को ईमेल भेजने के लिए बहुत सारे कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। आज हम बस एक बटन दबाते हैं। क्रिप्टो भी उसी अदृश्य ढांचे के निर्माण के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर भविष्य इतना ही उज्जवल है, तो फिर इस विषय के इर्द गिर्द इतनी नकारात्मकता क्यों है? मतलब अक्सर इसके साथ धोखाधड़ी, स्कैम्स और लोगों के पैसे डूबने की खबरें आती हैं। क्या ये सब सिर्फ अज्ञानता है? नहीं, खतरों को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। जोखिम बहुत ही वास्तविक हैं। तो मतलब डरने वाली बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है, क्योंकि ये बाजार नया है और नियम पूरी तरह से तय नहीं है, इसलिए अस्थिरता बहुत ज्यादा है। और जहां भी नई तकनीक और पैसा एक साथ आते हैं, वहां घोटालेबाज सबसे पहले पहुंचते हैं। हाँ, स्रोतों में इस बात की तुलना .com बबल से की गई है। 1990 के दशक के अंत में जब इंटरनेट नया था, तब हर कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा था जिसके नाम के आगे .com लगा हो। बिल्कुल। और जब वो बुलबुला फूटा, तो बहुत सी कंपनियां रातों रात गायब हो गईं, लोगों का बहुत पैसा डूबा। तो क्या क्रिप्टो का भी वही हाल होगा? उस ऐतिहासिक संदर्भ को देखना जरूरी है। .com क्रैश से हजारों खराब कंपनियां खत्म हुई, लेकिन क्या उससे इंटरनेट खत्म हो गया? नहीं, इंटरनेट तो और मजबूत होकर उभरा। उसी मलबे से निकलकर आज की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों ने जन्म लिया। घोटाले इस बात का सबूत है कि कुछ लोग लालच का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं है कि ब्लॉकचेन तकनीक खुद ही खराब है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ऐसे माहौल में एक आम इंसान का नजरिया क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा नजरिया है
अनुशासित जिज्ञासा, मतलब आंख मूंद कर किसी बात पर भरोसा भी नहीं करना है और बिना समझे किसी नई तकनीक से डरना भी नहीं है। यह बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो चर्चा की है वो काफी चीजें स्पष्ट करती है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इंटरनेट जो जानकारी की कॉपी करने के लिए बना था, अब वैल्यू को बिना बिचौलियों के ट्रांसफर करने का तरीका सीख रहा है। और कैसे ब्लॉकचेन हजारों ऑडिटर्स के जरिए भरोसा कायम करता है। और प्रोग्रामेबल पैसे की ताकत जो वित्तीय लेन देन को ऑटोमेटिक बना सकती है, साथ ही डिजिटल मालिकाना हक जो भविष्य के व्यापार को नया आकार दे सकता है। इन सभी बातों को समेटते हुए हमारी रिसर्च में एक ऐसा विचार था जो मुझे लगता है कि इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा, वो क्या है? हमने शुरुआत में मशीनों द्वारा लेन देन और प्रोग्रामेबल मनी की बात की थी। हाँ, उस सेल्फ ड्राइविंग कार का उदाहरण। कल्पना कीजिए, अगर नेटवर्क पर मशीनें खुद से मूल्य का लेन देन कर सकती हैं, तो क्या भविष्य में हमारे एआई प्रोग्राम्स हमारी कारों या स्मार्ट फ्रिज के अपने खुद के बैंक अकाउंट या वॉलेट होंगे? उफ, ये तो। क्या एक मशीन खुद कमाकर अपनी मेंटेनेंस या बिजली का बिल भरेगी? जब पैसे को सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम किया जा सकेगा, तो शायद कमाने और खर्च करने की हमारी परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये विचार तो सच में दिमाग की नसें खोलने वाला है। एक ऐसा सिस्टम जहां मशीनें हमारी दुनिया के वित्तीय लेन देन का एक सक्रिय हिस्सा होंगे। और हम शायद बैकग्राउंड में ये सब होते हुए बस देख रहे होंगे। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है श्रोताओं को ये डीप डाइव पसंद आई होगी। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें न सिर्फ ये बताया कि क्रिप्टो क्या है, बल्कि ये भी दिखाया है कि भविष्य का इंटरनेट कैसा दिख सकता है। और अगले विश्लेषण में हम पैसे के इतिहास पर बात करेंगे। हाँ, हमारे अगले विस्तृत विश्लेषण में हम पैसे के उस पूरे सफर को और करीब से देखेंगे कि कैसे इंसान ने कैश से शुरुआत की और अब हम क्रिप्टो तक पहुंच गए हैं। ये समझना इस डिजिटल भविष्य को और साफ देखने में मदद करेगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और नई चीजें सीखते रहें।